क्या आप मुझे हॉस्टल नहीं भेजेंगे? और मैं रात को खाने में क्या बनाऊं? वो कमरे से अपना सामान लेकर बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था जब उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी, देख लो, जो भी समझ आए बना देना, और तुम्हारे हॉस्टल का खर्चा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और तुम माशाल्लाह इतनी वेल एजुकेटेड और कॉन्फिडेंट हो कि जॉब तुम्हारे बस की बात नहीं कि खुद ही अपना खर्चा उठाकर मेरे सर पर से ये बोझ उतार दो। तो हॉस्टल में जाने के ख्वाब छोड़ दो और यहीं इस घर में रहकर ये 6 महीने गुजारो और यहाँ से हमेशा के लिए पाकिस्तान दफ़ा हो जाओ फिर। वो सुकून से कहता बाहर निकल गया। जब जाते जाते उसे भी सुकून दे गया। वो अब तक ये सोच रही थी कि वो एक अनजान जगह पर बिना किसी सहारे के किस तरह रहेगी। पुरसकून हो गई थी वो, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ताशफैन उससे इस तरह बात क्यों करता है। ज़बरदस्ती के रिश्ते निभाए नहीं जाते, ये वो भी समझ सकती थी, लेकिन वो कम से कम ठीक से बात तो कर सकता था ना। कल उसने उसे थप्पड़ मारा था और अपने रवैये की माजरत तक नहीं की, और अब उसे लो कॉन्फिडेंस और कम पढ़े लिखे होने का ताना भी दे गया था। यहाँ तक कि वो उससे घर के काम इसलिए करवाना चाहता था कि वो उस पर अपने खर्च किए गए रुपए पैसे का हिसाब कर सके। वो अपने जहन को उसकी तरफ से हटाते हुए घर में नज़र दौड़ाने लगी। घर का एक एक कोना बिल्कुल साफ सुथरा था। उसने ठीक कहा था कि उसे गंदगी से नफरत है। वो सच में बहुत नफासत पसंद था। सर ने तुम्हें आउट ऑफ कंट्री वाले प्रोजेक्ट से निकाल दिया क्योंकि आज सुबह 8 बजे तुमने अपने ट्रांसपोर्ट पेपर सर के ऑफिस में जमा करवाने थे। फैन, तुम इतने गैर जिम्मेदार तो कभी भी नहीं रहे थे। तुम्हें आज हर हाल में ये काम करना था, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट सफ़ीर के हाथ लग चुका है। उसके ऑफिस के वर्कर ने उसे सारी मालूमात दी थी, जबकि वो सफ़ीर का नाम सुनकर शॉक ज़रूर हुआ था। कल तक वो उसकी मदद करने के लिए एक एक सेकंड में फ़ोन कर रहा था, और अब उसके पेपर का इंतज़ाम करने की बजाय उसने अपने पेपर सबमिट करवा दिए थे। सच है, दुनिया मतलब की है। ये वो दौर है जहाँ एक इंसान दूसरे की कामयाबी देख ही नहीं सकता। इसलिए उसने आज ही अपने पेपर्स दोबारा बनाने का फैसला किया था, जब अचानक ही उसके ऑफिस में शोर सा मच गया। मैम रोज़ आज पहली दफ़ा उस ऑफिस में आई थी। वो हॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत बड़ी डायरेक्टर थी और आजकल अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए एक न्यू मेल फेस की तलाश में भी। वो जहाँ जहाँ से गुजर रही थी हर कोई उन्हें देख रहा था। वो बेतहाशा हसीन थी, कोई उसे एक दफ़ा देख ले तो नज़र ना हटा सकता था उस पर से। ऐसा उस ऑफिस के मर्दों का कहना था। वो एक अदा से चलती सामने बॉस के कैबिन के अंदर चली गई थी, जबकि उसके जाते ही सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। जब थोड़ी देर के बाद उसे बॉस के कमरे से बुलावा आया, वो प्रोजेक्ट से आउट हो चुका था, तो फिर बॉस उसे अपने कमरे में क्यों बुला रहे थे? कुछ सोचते हुए अपना किया गया काम फाइल में सेव करता, जल्दी से उसे उठाकर ऑफिस की तरफ आया। शायद अब भी चांसेस थे ये प्रोजेक्ट उसको मिलने के। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। वो चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए उनके ऑफिस में दाखिल हुआ था, जहां वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। आओ तैश, तुमसे कुछ बात करना थी, ज़रूरी बात डिस्कस करना चाहती हैं ये, बैठो। वो उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करने लगा। मैम रोज़ जो किसी को मुंह ही नहीं लगाती थी, बल्कि काफ़ी मगरूर मशहूर भी थी, उसके लिए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए खड़ी थी। उसे हैरत हुई थी। वो सर को खम देता कुर्सी घसीट कर बैठ गया। हेलो यंग मैन, बी रेडी, मैं तुम्हें शॉक देने वाली हूँ। वो मुस्कुराते हुए उसके साथ वाली कुर्सी घसीट कर बैठी थी। जी मैं मुंतज़िर हूँ, उसने मुस्कुरा कर उसी के अंदाज में इंग्लिश में जवाब दिया। मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले इस ऑफिस के वर्कर्स की एक तस्वीर में देखा था। वहाँ बहुत सारे चेहरे थे, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ तुम पर गई। जानते हो क्यों? उसका चेहरा देखते वो बोली तो ताशफैन के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई। वो अपनी पर्सनालिटी के सारे रंग खूब समझता था। वो समझ गया कि हॉलीवुड की ये डायरेक्टर उसे बहुत फ़ायदे की बात बताने वाली है। मैं तुम्हें अपने अगले ब्रांड का फेस बनाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपने ब्रांड के लिए साइन करना चाहती हूँ। वो सुकून से कुर्सी की पुश से टेक लगाए उसे अपनी तरफ से झटका देने की कोशिश कर रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई मैम कि आपने मुझे ये ऑफ़र की, बट आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे इस ऑफ़र में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं टीवी पर आकर नहीं, टीवी के पीछे से अपना काम करना चाहता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि उसका बॉस इस रिजेक्शन पर हैरान रह गया। रोज़ को आज तक किसी भी मॉडल ने इनकार करने की जुर्रत नहीं की थी। वो कैसे एक ही लम्हे में इनकार उसके मुंह पे मार चुका था। रोज़ के चेहरे के तासुरात बदल चुके थे। वो गुस्से से उसे देख रही थी। ऐसी ऑफर्स रोज़ रोज़ नहीं मिलती तईश इब्राहिम। उसके ऑफिस में मौजूद कोई भी इंसान उसे उसके सही नाम से नहीं पुकारता था, लेकिन उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे यकीन था वो जल्द ही अपनी एक अलग पहचान बना लेगा, जिसके बाद सब लोग उसे उसकी असल पहचान से ही जानेंगे। ऐसी ऑफ़र मुझे चाहिए भी नहीं, आपका शुक्रिया सर। अगर इजाज़त हो तो मैं बाहर जाकर अपना काम कर लूँ। इस दफ़ा उसने अपने बॉस को मुखातिब किया तो वो हाँ में सर हिला गया, जबकि वो खामोशी से अपनी फ़ाइल लेकर बाहर निकल गया।
ओह माय गॉड! तुम्हें रोज़ जैक्सन ने अपने ब्रांड के लिए मॉडलिंग ऑफ़र की और तुमने रिजेक्ट कर दिया उसे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? मैं यहाँ दिन-रात इसके ऑफ़िस के बाहर के चक्कर काटती हूँ, उसका एक दीदार तक नहीं कर पाती और तुम खुद उसकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर चुके हो। माहिरा को यकीन नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कुछ किया है, वो सिर्फ़ कंधे उचका गया। माहिरा, मैं एक्टिंग और मॉडलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे खुद फ़िल्म बनानी है। स्क्रीन पर आकर लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का सामान नहीं बनना चाहता मैं। मुझे एक डायरेक्टर के तौर पर अपनी पहचान बनानी है। ये लाखों के कोर्सेज़, अजीब-अजीब तरह की क्लासेस मैंने एक्टिंग करने के लिए नहीं ली। मैं किसी ब्रांड का एम्बेसडर बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे खुद एक ब्रांड बनना है और तुम देखना, एक दिन मैं अपना ये ख्वाब पूरा करके रहूँगा। मैं एक डायरेक्टर बनूँगा, कामयाब डायरेक्टर। वो यकीन से बोल रहा था, जबकि माहिरा, जो उसकी बात सुनकर काफ़ी बेज़ार हो गई थी, अपना मूड ठीक करने लगी। वो उसे समझा नहीं सकती थी कि उसके ख्वाब, उसके अज़्म अलग थे। ओके फ़ाइन, छोड़ो इन सब बातों को। चलो आज तुम्हारे घर चलते हैं, दोनों पार्टी करेंगे। तुमने बेशक ये ऑफ़र कबूल नहीं की, लेकिन तुम्हें ऑफ़र आई तो पार्टी तो बनती है ना। वो उसका मूड ठीक करने के लिए बोली। वैसे पार्टी तो सच में बनती है, क्योंकि उस रोज़ की शक्ल देखने के लायक थी। वो हंसते हुए बोला, उसे सच में उसके ऑफ़र रिजेक्ट करके मज़ा आया था। आने वाले वक्त में वो उसका मुकाबला करने का इरादा रखता था और वो उसे अपने ब्रांड का एम्बेसडर बनाने में इंटरेस्टेड थी। मायरा उसकी बात के मज़े लेते हुए उसके साथ ही रेस्टोरेंट से बाहर निकली थी, जबकि अब वो दोनों ताशफैन के घर जाकर रोज़ की ऑफ़र रिजेक्शन की पार्टी मनाने वाले थे। ताशफीन बेबी, तुम ना हर चीज़ में ज़ीरो। शादी के बाद भी क्या ये सारा कुछ मुझे करना होगा? मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, ये सारे काम तुम करोगे, मैं नहीं। उसके साथ ऊपर आते मायरा उसे अपने फ्यूचर प्लान बता रही थी, जबकि वो उसकी बातों पर मुस्कुराता हुआ कदम बढ़ाए जा रहा था। ओह हेलो मिस्टर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? हाँ हेलो मिस, मैंने तुमसे शादी करनी है। ये किस बेवकूफ़ ने कहा है तुमसे, जो तुम मुझे समझा रही हो? और ये क्या तुम अभी से फ्यूचर प्लानिंग करके बैठी हो? वो उसी के अंदाज में बोला। तुम कहो ना कहो, मैं जानती हूँ तुम मैरिज मटीरियल हो, और मेरे जैसी हसीन लड़की जो दिन रात तुम्हारे साथ होती है, उसको इग्नोर तो तुम कर ही नहीं सकते। वाह, खुद से ही खुश होती बैठी ख्वाब देखती रहो मायरा बीबी। ना तो मैं फ्लर्ट मटीरियल हूँ और ना ही मैं मैरिज मटीरियल हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक, हाँ हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी का एक मकसद है। तुम कुछ बनना चाहते हो, तुम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, अपना नाम बनाना चाहते हो। भला भला भला, सब पता है मुझे, लेकिन इन सब चीज़ों में शादी का कहीं नहीं है क्या? वो जल्दी जल्दी बोलती उससे पूछने लगी, जबकि उसके अंदाज पर बेसाख्ता मुस्कुराया था वो। शादी है ना डार्लिंग, क्यों नहीं है, लेकिन अभी नहीं है फ़िलहाल। मैं बहुत कुछ करने का इरादा रखता हूँ, अभी तो लंबी ज़िंदगी पड़ी है। जब तक मैं कामयाबी का मज़ा ना चख लूँ, तब तक मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई टेंशन नहीं चाहिए। और डियर मायरा, मेरे इंतज़ार में मत बैठी रहना। कोई अच्छा लड़का मिले तो उससे शादी कर लेना। कल को ये ना कहना कि मेरी वजह से तुम सारी ज़िंदगी कंवारी बैठी रही और बाद में मैं तुम्हें मुँह नहीं लगा रहा। वो मज़े से उसे छेड़ रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम बाद में मेरे साथ कुछ ऐसा करने वाले हो? वो सदमे में थी। दुनिया मतलब की है मायरा डार्लिंग, और तुम तो मेरे किसी काम की भी नहीं हो। तुमसे भला मुझे क्या मतलब हो सकता है? मैं तुम्हें कोई झूठे लारे नहीं लगा रहा। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो, मुझे पसंद करती हो। सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम अपनी ज़िंदगी डिस्टर्ब करो। मेरा अगले 10 साल तक शादी का कोई प्लान नहीं, और अगर मैं अगले 10 साल तक डायरेक्टर ना बन पाया तो उससे अगले 10 साल भी मेरी शादी की कोई प्लानिंग नहीं। और अगर मैं इसी साल डायरेक्टर बन गया तो मैं इसी साल शादी कर लूँगा, जिसके चांसेस ना होने के बराबर है, क्योंकि मेरी जेब में इतने पैसे हैं नहीं, और कोई मुझ पर भरोसा करके इतना पैसा लगाए, इतना खुशकिस्मत मैं हूँ नहीं। और वैसे भी डायरेक्टर्स शादी वादी के चक्कर में कहाँ पड़ते हैं। मैं 10 साल तक इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। वो उसकी बात काटते बोली। और उसके बाद क्या होगा? वो सवालिया अंदाज में पूछने लगा, जब लिफ्ट उसकी मंजिल पर आ रुकी। उसके बाद तुम मुझसे शादी करोगे? वो उसे घूरते हुए बोली। क्या मतलब? इतना बड़ा डायरेक्टर बनकर मैं फिर भी शादी तुमसे करूँगा? वो साफ अंदाज में उसका मजाक उड़ा रहा था। जब मायरा ने मुक्का बनाकर उसके सीने पर दे मारा, मैं तुम्हें बद्दुआ दूंगी कि कभी डायरेक्टर ना बन पाओ। वो गुस्से से बोली। क्या तुम मुझे बद्दुआएं दे रही हो मायरा डार्लिंग? अब तो 10 साल के बाद भी तुमसे शादी कैंसर। मेरा इरादा बन रहा था कि चलो तुम मेरे प्यार में 10 साल तक इंतज़ार करोगी तो तुमसे शादी करके तुम्हारी ज़ात पर एहसान कर दूंगा, लेकिन अब नहीं। वो कानों को हाथ लगाते बोला तो मायरा खिलखिला कर हंसी। तुम चाहे जो भी कर लो, सारी ज़िंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, और मेरे अलावा तुम्हें कोई झेल भी नहीं सकता। रूड, खड़ूस, अकड़ू, सड़ू, खुद मजबूर हो जाओगे मुझसे शादी करने पर।
वैसे भी मैं भी फ्यूचर में बहुत बड़ी मॉडल बनने वाली हूँ, तुम्हारे जैसे डायरेक्टर मेरे आगे पीछे घुमा करेंगे। दरवाजे के बाहर रुकते वो दरवाज़ा खोलने लगी। ये अंदर से लॉक क्यों है ताशफैन? उसने उसकी तरफ देखते पूछा। जब अचानक उसे ख्याल आया कि कल से उसकी ज़िंदगी में कोई और भी शामिल हो चुका है, और यार मुझे याद ही नहीं रहा वो अंदर है। वो कौन? अंदर कौन है? मायरा ने उसे देखकर फिर से पूछा। वो लड़की, पता नहीं क्या नाम था उसका। तुम दरवाज़ा खटखटाओ। वो दरवाज़ा खटखटाते हुए कहने लगा, जबकि लड़की नाम सुनकर मायरा के कान खड़े हुए। अरे आप जल्दी वापस आ गए, मुझे लगा आप शाम तक आओगे। वो उसका चेहरा देखकर दरवाज़ा खोलते हुए खुशगवार अंदाज में बोली, मेरा घर है, मैं जब चाहे आ सकता हूँ। आओ मायरा। वो उसे कड़वा सा जवाब देता मायरा से मुखातिब हुआ, जबकि मायरा का नाम सुनकर वो बहुत कुछ समझ गई थी। इस नाम से अनजान तो हरगिज ना थी वो। ये लड़की कौन है? वो अंदर कदम रखते हुए सामने खड़ी उस लड़की को देखने लगी। कज़न है मेरी, पढ़ाई के सिलसिले में आई हुई है। कुछ दिन यहीं मेरे साथ रहेगी, उसके बाद कहीं मुनासिब जगह देख कर इसे वहाँ शिफ्ट कर दूंगा। तुम चलो मेरे रूम में। उसने उसका अधूरा तारुफ करवाया और अंदर की तरफ चला गया। वो जानता था उस लड़की में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो उसके दिए गए तारुफ को झुठला सके या अपने आप को उसकी बीवी के तौर पर मुतारफ़ करवा सके मायरा को। वो उसके तारुफ पर बिल्कुल रिलैक्स था, जबकि मायरा उसे सर से पैर तक देखती नरमी से मुस्कुरा दी। बहुत प्यारी है, और ये तो बिल्कुल छोटी सी है, अपनी फैमिली के बिना कैसे रह रही है यहाँ? एज क्या होगी तुम्हारी? वो उससे पूछ रही थी, जबकि ताशफैन को अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े देख जल्दी से वो उसके साथ अंदर चली गई। उसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी, जबकि तनावुश का तो वो लड़की सारे का सारा सकून बर्बाद कर गई थी। तो ये थी वो लड़की जिसको वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था, जिसके लिए वो अपने बाबा से लड़ रहा था। कुछ था जो उसके अंदर टूटा था। यकीनन वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी, तभी तो वो हाथों में हाथ डाले सकून से उसके साथ आगे बढ़ रही थी। ये लड़की यहाँ तुम्हारे साथ कब तक रहेगी ताशफैन? क्या ये अकेली यहाँ बहुत छोटी सी नहीं है? ये फैमिली के बिना मुश्किल नहीं होती होगी इसे? और तुम तो कह रहे थे कि पाकिस्तानी लोग ऐसे मामलों में बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं। इस तरह से किसी भी लड़की को तुम्हारे घर कैसे भेज दिया गया? लेकिन चलो, ये तो बहुत छोटी सी है, और तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारी कोई कज़न भी है जो इस तरह से आकर तुम्हारे घर में रहने वाली है। वो अंदर आते ही शुरू हो चुकी थी, जबकि वो आराम से बेड पर लेटा उसकी बातें सुन रहा था। बताओ पार्टी किस तरह से करनी है, कोई फिल्म देखें? वो उसकी बातों को नज़रअंदाज करते बोला, मैं तुमसे उस लड़की के बारे में बात कर रही हूँ ताशफैन, और मुझे इस फजूल टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब बताओ, तुम्हें पार्टी करनी है या वापस जाना है? यकीनन वो उसकी बातों से तंग आ चुका था। फिल्म देखते हैं तुम्हारी फेवरेट। वो फिलहाल इस टॉपिक को नज़रअंदाज करते बोली, क्योंकि ताशफैन का मूड ख़राब हो रहा था, और ताशफैन का कोई भरोसा न था। अगर मूड मज़ीद बिगड़ता तो वो उसे भी वापस भेज देता। तुम्हारी फेवरेट वैसे भी देखने के लायक नहीं होती। वो सीधा होता हुआ उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला, तो इस दफ़ा ठीक से वो चिढ़ भी ना सकी। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ बाहर वाली लड़की घूम रही थी, जो थी तो छोटी सी, लेकिन भला की मासूमियत थी उसके चेहरे पर। आखिर कौन थी ये? ताशफैन के साथ उसे यहाँ इस तरह रहने के लिए भेज दिया गया था। क्यों? वो एक अकेले लड़के के साथ उसका फ्लैट शेयर कर रही थी। ये बात उसे सुकून नहीं लेने दे रही थी। जबकि ताशफैन अब बाहर निकल रहा था वापस, वो भी उसके पीछे ही आई थी, क्योंकि टीवी लाउंज बाहर ही था। उसने बाहर वहीं सोफे पर बैठे टीवी ऑन किया, जबकि ओपन किचन में ढीले ढाले कपड़ों के साथ स्कार्फ लिए वो अपने काम में मगन थी। ये तुम्हारे टीवी पर कार्टून चैनल किधर से आ गया? टीवी की आवाज़ पर वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। उसके 4-5 ही मखसूस चैनल थे, और कुछ स्पोर्ट्स चैनल। बाकी सारे फजूल चैनल्स वो अपने टीवी पर बंद करके रखता था। लेकिन आज उसके टीवी पर पोगो कार्टून नेटवर्क के साथ साथ 2-4 चैनल्स मजीद भी कार्टून्स के ही थे। उसने एक सेकंड में अंदाज़ा लगा लिया कि वो सुबह से इस घर में अकेली क्या करती रही होगी। उसने एक नज़र किचन की तरफ देखा और फिर सर झटक कर एलईडी से नेट कनेक्ट करने लगा, ताकि अपनी पसंदीदा फिल्म लगा सके। सो स्वीट, मेरे ख्याल में तुम्हारी ये कज़न कार्टून्स देखती है। वैसे भी है तो छोटी सी बच्ची, इसकी पसंद और हो ही क्या सकती है? वो उसके साथ जगह बनाते हुए उसे बताने लगी, जबकि ये बात भी उसे फजूल ही लगी थी उसकी। तुमने मुझे इसका नाम नहीं बताया, और ना ही तुमने मेरा नाम इसे बताया। मूवी चल रही थी जब उसे अपने कान के करीब उसकी आवाज़ सुनाई दी। उसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे याद नहीं रहा, और तुम्हारा नाम तुम खुद से बता दो। लेकिन वो तुमसे उम्र में काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो वो तुम्हें बाजी या आप ही कहकर पुकारेगी। नाम तो तुम्हारा वैसे भी उसके किसी काम का नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें अपना नाम बताने में उसे वक्त बर्बाद करना चाहिए इस तरह।
फिल्म शुरू हो चुकी है। अपनी बात मुकम्मल करता वो टीवी की तरफ इशारा कर चुका था, जबकि वो भी पूरी तरह टीवी में मगन हो चुकी थी। सुनो लड़की, वहाँ कबर्ड में कुछ स्नैक्स पड़े होंगे, निकाल लाओ। उसने उसी को आवाज़ दी थी जो कि जल्दी जल्दी खाना बनाने में मसरूफ थी। उसके कहने पर वो नीचे वाली कबर्ड देखने लगी और ताकि उसमें से स्नैक्स तलाश कर सके, लेकिन वो शायद ऊपर थे। खड़ी खड़ी सो गई है क्या? कब से इसको बोला था मायरा मूवी देख रही है। जबकि वो उठकर किचन की तरफ आया, क्योंकि स्नैक्स का कहे तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे और वो अब तक नहीं लेकर आई थी। मायरा ने नोट किया कि वो उस लड़की की वजह से काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ था, शायद वो उसे पसंद नहीं करता था। वो किचन में आया तो वो टूल पर खड़ी ऊपर वाली कबर्ड तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। अगर नहीं पहुंच पा रही थी तो कम से कम आवाज़ तो दे सकती थी ना। वो उसके करीब आकर बोला। वो जो अपने ध्यान में लगी थी बुरी तरह से डर गई, जिसकी वजह से उसके हाथ छूट गए और वो लम्हे में ही टूल से नीचे गिरी थी। लेकिन नीचे गिरने से पहले वो उसे कमर से थाम कर अपने करीब कर चुका था। अचानक होने वाली उफ्ताद पर वो बुरी तरह घबरा गई थी, जबकि अपने दिल के साथ धड़कते ताशफैन के दिल को महसूस करके उसका पूरा जिस्म सनसना उठा था। वो मैं उसके सीने पर हाथ रखती वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश में हलकान होती, बोलने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो तो बस उसकी मज़ाहमत देख रहा था, या फिर उसके लबों के किनारे पर नन्हा सा तिल जो उसकी पूरी तवज्जो उसकी तरफ मरकूज कर गया था। इतना उछल क्यों रही हो? एक तो तुम्हें बचाया है गिरने से और ऊपर से ये नखरे। वो उसके मुसलसल मज़ाहमत से तंग आकर बोला तो उसके हाथ पैर अचानक रुक गए, जबकि वो उसे सुकून से नीचे उतारता खुद हाथ ऊंचा करके अपनी मतलूबा चीज़ निकाल चुका था। वो सर झुकाए खड़ी उसके जाने का इंतज़ार कर रही थी, जबकि वो एक भरपूर नज़र उस पर डालता वापस दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि उसे मायरा नजर आई। क्या हुआ, अभी तक ब्रेक खत्म नहीं हुआ क्या? वो उसके तासुरात देखे बिना ही आगे बढ़ गया, जबकि वो एक फिक्रमंदाना नज़र उस लड़की पर डालकर बाहर निकल गई। उम्र क्या होगी तुम्हारी कज़न की? वो वापस उसके साथ बैठते हुए पूछने लगी। तुम्हें क्या लगती है? वो उससे सवाल करने लगा। मुझे तो 16 से भी कम की लगती है, वो अपने अंदाज में बोली। यही कुछ होगी, वो नज़रअंदाज कर गया। बिल्कुल बच्ची जैसी लगती है ना? ऐसा लगता है ना, कुछ खाती पीती ही नहीं। मायरा तुम बहुत फजूल बोल रही हो। अगर तुम्हें फिल्म से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ जाकर उसका इंटरव्यू कर लो, मुझे तंग मत करो। वो इल्तजाइया अंदाज में कहता फिर से फिल्म की तरफ मुतवज्जो हुआ। ये फिल्म वो 1000 बार देख चुका था, क्योंकि ये उसकी मोस्ट फेवरेट फिल्म थी। इस फिल्म की स्टोरी या कास्टिंग में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो इस फिल्म की डायरेक्शन पर फिदा था और उसका कहना था कि वो उससे बहुत कुछ सीख रहा है। और वो जब भी ये फिल्म देखता तो इस अंदाज में देखता जैसे पहली दफ़ा देख रहा हो, और उस वक्त भी उसका अंदाज ऐसा ही था। वो मायरा को किसी तरह की डिस्टरबेंस की इजाज़त नहीं देता था, जबकि मायरा ने इस दफ़ा कानों को हाथ लगाते स्क्रीन पर नज़रें जमाई, लेकिन उसका जहन तो उस लड़की पर जमा हुआ था। उसकी नज़र बार बार किचन की तरफ जा रही थी। किचन से नज़र आता उसका नीला आंचल बुरी तरह से उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर गया, और फिर थोड़ी देर के बाद घर में फैलने वाली खुशबू ने जैसे ताशफैन को भी उसकी तरफ मुतवज्जो कर दिया। मुझे लगता है कि इसने कोई बहुत मज़े का खाना बनाया। तुम्हारी ये छोटी सी कज़न खाना भी बना लेती है। तुम्हारी तो मौजें लग गई। जब तक ये यहाँ पर है तुम्हें तो अच्छा खाना बनाकर खिलाती रहेगी। खुशबू से मेरी भी भूख चमक उठी है, उसके कान में बोली थी। हाँ, भूख तो मेरी भी चमक गई है, लेकिन तुम्हारे काम का खाना नहीं होगा, क्योंकि वो पाकिस्तानी हेल्दी फूड बना रही है, जो तुम्हारी पतली कमर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा जिम कर लूँगी, उसकी बात काटते बोली। फाइन। वो कंधे उचका गया, जबकि फिल्म अब आखिरी मराहिल से गुजर रही थी। बन गया खाना? वो जो अपनी ही धुन में लगी थी उसके अचानक पीछे से आकर कहने पर उछल कर रह गई। क्या मसला है लड़की तुम्हारे साथ? क्या तुम अपने आप को इस घर में अकेली तस्वुर कर रही हो, या तुम्हारी सोचें इतनी लंबी हैं कि वापस आते आते तुम्हें किसी और चीज़ का होश नहीं रहता? मैं वो खाना अपने नन्हे से दिल को काबू करते वो उससे कुछ कहने लगी थी, जब वो उसकी बात काट गया। मुकम्मल बात किया करो, मुझे सख्त चिढ़ है ऐसे लोगों से जो अपनी ही बात नहीं कर सकते। लगाओ खाना, आ रहे हैं हम। उसने जल्दी जल्दी वहाँ पर रखी हुई छोटी सी मेज़ पर खाना लगाना शुरू कर दिया। उसने बिरयानी बनाई थी और साथ ही में अपने लिए चिकन का सालन अलग से बनाया था, क्योंकि वो बिरयानी भी बिना सालन के नहीं खा सकती थी, बल्कि सालन के बिना वो कुछ खा ही नहीं सकती थी। आ जाओ गुड़िया, तुम भी खा लो, कब से लगी हो अकेले। सॉरी, मुझे ये सब नहीं आता है, वरना मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करती, वो उससे मुस्कुराकर कहती बैठने के लिए कह चुकी थी, जबकि वो जो अपना सारा काम खत्म कर चुकी थी उसकी ऑफ़र पर इनकार किए बिना उसके साथ बैठ गई। वाह, ज़बरदस्त, तुमने कितना अच्छा खाना बनाया यार, कैसे सीखा तुमने ये सब कुछ, वो भी इतनी सी उम्र में? मुझे तो ये सब सीखते सीखते 50 साल लग जाएंगे और बुढ़ापे में जाकर
अपने हाथ का ऐसा खाना नसीब होगा। वो भरपूर खाने से इंसाफ करते हुए उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी, जबकि दूसरी तरफ वो बेहद आराम सुकून से अपना खाना खा रहा था। लेकिन उसने नोट किया था कि वो ठीक से नहीं खा रही थी। आई एम सॉरी, ये अलग से डिश तुमने अपने लिए बनाई थी और हम इसे चट कर गए। मायरा को जल्दी एहसास हो गया था कि वो खाना क्यों नहीं खा रही। उसके माजरत करने पर वो नफी में सर हिलाते मुस्कुरा दी। ओह माय गॉड गर्ल, यू हैव सो प्रिटी डिम्पल्स। उसके मुस्कुराने की देर थी कि मायरा पर एक और राज खुल गया। के अंदाज पर ताशफीन ने भी उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर फौरन ही नज़र झुका गया। पहले तिल, अब ये डिम्पल्स। बहुत ज़्यादा मिर्ची है, बेकार में बिरयानी के ऊपर ये डाल दिया। ये तुम ही खाओ, मुझे सिर्फ बिरयानी खानी है। वो अपनी प्लेट उसकी तरफ करते हुए उसकी प्लेट अपने सामने कर चुका था, जिसमें से अभी तक उसने एक चम्मच भी नहीं लिया था। तुम उसे अपना झूठा दे रहे हो निकम्मे आदमी, और तुम्हें मिर्ची इतनी तेज क्यों लग रही है। उसने सब कुछ बहुत अच्छे से बनाया। मायरा को उसका अंदाज बिल्कुल पसंद ना आया। मायरा, मेरे ख्याल में अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तुमने बहुत वक्त बर्बाद कर लिया मेरा। वो खाना खाते हुए उसे देख इंग्लिश में बोला था। थोड़ी सी शर्म करो, तुम अपनी कज़न के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। वो उसे घूरते हुए इंग्लिश में बोली, तुम इसी लायक हो। यकीनन तुम बिरयानी के बाद चाय पीना पसंद नहीं करोगी, क्योंकि इससे तुम्हारे मोटे होने के चांसेस मज़ीद बढ़ जाएंगे। वो मज़े से उसे देखते बोला तो वो सोफे से अपना बैग उठाती गुस्से से पैर पटकती बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद करके एक कप स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आना। वो ऑर्डर पास करता अपने कमरे में चला गया था, जबकि वो अब अपने खाने की तरफ मुतवज्जो हो गई।